अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूंगा आज के इस लेक्चर में। देखो आज जो है मौसम बहुत सुहाना, बहुत मज़े का, बहुत खुशगवार बारिश का मौसम है और मैं भी भीग चुका हूँ। मतलब अच्छे खासे जो है वो मैं भीगता हुआ यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये था कि आ चुका हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। और भी आप लोगों ने सुबह सुबह एक मज़े की फ़ोटो देखी होगी और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ने जो है उस फोटो के अगेंस्ट कमेंट्री भी की हुई है। और मैं कुछ अभी जब लेक्चर रेडी हो रहा था तो उस वक्त मैं यही चीज़ देख रहा था। ज़रूर मैं तमाम जो आपके कमेंट्स हैं ना इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ूंगा और फिर देखते हैं कि भाई किसने क्या जो है वो राय इतनी दी है इस पिक्चर के हवाले से जो मैंने आप लोगों के लिए रखी थी और आप लोगों से पूछा था कि आप इसके बैकग्राउंड में जो स्टोरी है, ठीक है, वो आप लोग किस तरीके से बयान करेंगे। फ़ौरन से वक्त ज़ाया किए बिना हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और बेसिकली तौर पे आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे और आज के टॉपिक्स के बाद, ठीक है, यानी कि आज के ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के ही लेक्चर के अंदर हमने जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको कंप्लीट करना है। आज हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने किस तरीके से लेके चलनी है। मैं चाहूंगा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है, मैं करता ये हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं आज की जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसमें जो पहली स्लाइड है आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी इसको। पहली स्लाइड आप लोगों के लिए जो है मैं शेयर करना चाहूंगा। देखो हमने पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स पढ़ लिए हुए थे, ठीक है। आज हमने सल्फर कंपाउंड्स पढ़ने और सल्फर कंपाउंड्स में बेसिक तौर पे हम सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे कि वो हमारी नेचर पे किस तरीके से इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्या उनका इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है कि हम कहते हैं कि जो है, ठीक है जी, बेटर इफेक्ट होगा, क्या होगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को जो है गाइड करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जी शरीका, आप मुझसे बात करें भी, क्या बात करनी है। सिलेबस जो है वो आप लोगों का वो सिर्फ और सिर्फ जो है पीरियड्स हैं, ठीक है, ग्रुप नहीं डाले हमने पीरियोडिक टेबल के, सिर्फ पीरियड्स डाले हुए हैं। सो वो आप लोगों ने जो है अपने करना है अच्छे से और उसको प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ उसमें से क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जी शरीका, आप मुझसे बात मतलब कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिएगा। पहली मैं स्लाइड आप लोगों तक जो है पहुंचा देता हूं, आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं। सुन ली जनाब, आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त जो है फर्स्ट स्लाइड आ चुकी है। चूंकि मैंने आपसे कहा कि हम सल्फर के ऑक्साइड्स की बात करते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स में हम सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी नेचर, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर इनका क्या असर होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई एक केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या करे भाई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करे, उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी कोई एक केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल स्पीशीज, कोई केमिकल कंपाउंड जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टाइल, लाइफ क्वालिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, हमेशा हम ये बात कहते हैं कि भाई क्या होगा कि भाई वो एज अ पोल्यूटेंट के तौर पे बिहेव करेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, वो तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स के जो डायरेक्टली तौर पे व्हीकल्स के थ्रू या ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू या नेचुरली तौर पे एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और फिर इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन के थ्रू, आपस में रिएक्ट कर जाने के थ्रू, ठीक है, जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं इनको हम सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इवन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इवन कार्बन डाइऑक्साइड्स, दे ऑल आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर से मिलना या फिर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का वाटर से मिलना, उससे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का बनना, इट इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, इनको हम सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट कहते हैं। इस वक्त जो हम चीज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इस वक्त जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसिड रेन है। एसिड रेन के हवाले से बात करेंगे। इट्स टू सिंपल, बहुत सिंपल सा ये जो है टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। आपने इसको इवन के 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ, उसके बाद फिर आपने जो है सेकेंड ईयर में चैप्टर 16 में भी पढ़ा था, इसको डिस्क्राइब किया था। देखो जब भी हम बात करते हैं किस चीज की भी
एसिड रेन की बात करते हैं या एसिड डेपोजिशन की बात करते हैं, भी थोड़ा डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, ठीक है। मैं आगे आगे बताऊंगा आप लोगों को। हम कहते हैं कि वो रेन की जिसकी पीएच जो है वो 5.6 से लेस होगी। अब ये याद रखिएगा कि 5.6 से ग्रेटर या इक्वल वाली जो रेन है इसको हम कंसीडर करते हैं कि वो समहाउ नॉर्मल है, लेकिन याद रखिएगा कि 7 होता है पीएच वाटर की पीएच 7 होती है, क्योंकि वो जो है क्या कर रही है, फॉल कर रहा है ना, पानी फॉल कर रहा है डस्ट पार्टिकल की वजह से, थोड़ा बहुत जो है पीएच वाटर की पीएच में फर्क आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई 5.6 या 5.6 से ग्रेटर होती है तो इस तरह की जो वाटर इस तरह का है, ठीक है, इस तरह की जो रेन है इसको हम नॉर्मल रेन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.6 से भी लेस पीएच हो जाए तो इस तरह की जो पीएच रखने वाली रेन है इसको हम ट्रूली एसिड रेन कंसीडर करते हैं। और ये जो एसिड रेन है इसकी हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या हैं, कहां से किसने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंगस स्मिथ, लिखा हुआ है 17th सेंचुरी में, और उसके बाद फिर आपने देखा था कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ था, हमने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1950s के अंदर, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की तो बड़ा सिंपल सा एक जो है हम कहते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट सोर्सेज जो हमने यहाँ डिस्क्राइब किए में बहुत सिंपल से हैं। हम ये बात जानते हैं कि हम जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल की फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो किसी हम जो है वुड की फॉर्म के अंदर जो है बर्निंग करते हैं, या किसी भी सब्सटेंस जो कार्बन कंटेनिंग होता है उसको हम बर्न करते हैं, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा फर्दर आगे चलें तो हम कहते हैं कि भी सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं इनको बर्न करने से सल्फर के ऑक्साइड्स डेवलप होते हैं। नाइट्रोजन को बर्न यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जो है बर्न करने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डेवलप होते हैं। सो ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स जब हमारे जो है एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं, सो एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हुए अगर जो ये पानी यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेनफॉल के थ्रू आ रहे हैं उनके साथ कंबाइन करेंगे, दे ऑलवेज फॉर्म सल्फर कार्बोनिक एसिड, विकार्बोनिक एसिड, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा जो है नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। ये हम कह सकते हैं सिंपल सोर्सेज हैं एसिड रेन के, जो हम कहते हैं कि नॉर्मली तौर पे हम देख रहे होते हैं, ठीक है। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है दिख भी रहा है, यही चीज मैंने यहां पर डिस्क्राइब भी की हुई है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर वाटर सिंपल वाटर से रिएक्ट करने के बाद बना देगा वी कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद बनाएगा नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो तो सिंपल वाटर के एडिशन के थ्रू वो बना देगा फाइनली तौर पे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और फाइनली तौर पे अगर हम देखें तो दोनों तरह से ड्राई भी होती है, वेट भी होती है, एसिडिक, ठीक है, रेन एसिडिक रेन की सूरत में, फोग की सूरत में, स्मोक की सूरत में ये वेट होती है। ड्राई फॉर्म का होता है एसिड डेपोजिशन। एसिड डेपोजिशन का मतलब क्या होता है, शायद आपने गौर किया, आप में से बहुत से लोग डिफरेंट एरिया से जो बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के करीब अगर कोई रहता हो तो देखने होंगे आप लोग के जो है कुछ दिनों के बाद जो भी जो है बाहर सरफेस होती है, जैसे लेट्स सपोज जो है हमारी घर की छतें हैं, ठीक है, उस पे कालक सी यानी कालक की एक लेयर या डस्ट जो है लेयर अच्छी खासी बनना शुरू हो जाती है। ये बेसिक तौर पे सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके धुएं की वजह से डिपॉजिट होता है हमारे सरफेसेस के ऊपर, ठीक है, घरों की छतों की या दीवारों की सरफेसेस पे डिपॉजिट होता है, वो एसिड डेपोजिशन होती है अगर उसकी नेचर एसिडिक है, ठीक है। सो दोनों तरह से हो सकती है। और फाइनली तौर पे बाजुकात ऐसा भी होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है ड्यू टू सम एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर इसमें रेन हो तो इससे जो रेन फॉल करेगी वो एसिडिक रेन कहलाएगी। अब यहां तक कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी से पूछ लें। सर जो पिछला पीरियड का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस कर लें, कर दें फायदा, बिल्कुल ठीक है। उसको भी जो है मैं आज फाइनल करूंगा, उसकी की अपलोड करता हूं। असल में मसला ये था कि मैं उस दिन जल्दी चला गया था और जो मैंने जो है ये जो भी सेंड किया था ना, ठीक है, मुझे लगता है कि उसकी मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। मैं देखता हूं अगर मेरे पास कॉपी है तो मैं इसकी जो है आंसर की बना के अपलोड करूंगा, उसको डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया था। ये मैं बता दूं आप लोगों को। सर वो डेट ऑफ बर्थ और CNIC वाला इंफॉर्मेशन बार बार आ जाती है और क्लास भी ज्वाइन नहीं होती, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। भी शरीका देख लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम कर रहा है आप लोगों के लिए। इवन कि मेरे ख्याल से आप में से किसी ने पोस्ट भी किया था, सो उसमें हमने थोड़ा बहुत देखा था कि इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। पिछली बार सर ने ग्रुप में से टेस्ट दिया था आधा, ठीक है भी,
सर वो इन्फॉर्मेशन सबमिट भी नहीं होती। ठीक है जी, कर लेंगे सर। हमारी प्राइमरी, दोबारा रिपीट कर दें भी, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटी या हम किसी जो है सब्सटेंस को बर्न करते हैं, किसी जो है फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे जो हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं, जो इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं पोल्यूटेंट्स, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वो जब मिल जाते हैं आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, चाहे वो वाटर से रिएक्ट क्यों ना करें, जो सब्सटेंस बनाएंगे वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाएंगे। आर्टिफिशियल रेन कैसे वर्क करवाते हैं भाई? आर्टिफिशियल रेन जो है ना, ये हमारे पास हम क्या कहते हैं, सॉल्ट डेपोजिशन करते हैं बादलों के ऊपर, जिसकी वजह से वहां से आर्टिफिशियल रेन होती है। सर ये 1950s जो है, लास्ट पॉइंट समझा दें, सना कह रही है मैं समझा देता हूँ ना। सर ये 1950s और मिड 17th सेंचुरी वाले MCQs आएंगे भाई, आप लोगों को कम से कम ये याद तो होना चाहिए ना, कम से कम पता तो जरूर जो है वो होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है सर, जो पिछले सारे टेस्ट जो है वो जिनके की अपलोड नहीं हुई, इनकी प्लीज की अपलोड कर दें। देखो फायदा सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से में अभी सिर्फ एक FLP जो लास्ट टेस्ट था उसकी की अपलोड नहीं हुई, बाकी ऑलमोस्ट सबकी की अपलोड हो चुकी है। वैसे मुझे बता भी दीजिएगा कि किसी की अगर नहीं हुई तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है बेसिक तौर पे वो था क्या, उसमें सिर्फ यही बात की हुई है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू या किसी जो है एक प्रोसेस जो हम करवा रहे होते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि HCl जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे एयर का हिस्सा बन जाता है। अगर इसकी मौजूदगी में रेन होगी तो जाहिर सी बात है वो रेन जो है, रेन वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस HCl को भी अपने साथ कैरी करेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कहते हैं कि जो है हमारे पास जो रेन होगी वो एसिडिक रेन कहलाएगी। जल्दी से मुझे बता दें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप बता दें, तो आगे चलेंगे। भाई आप लोगों का नेट का बड़ा इशू लग रहा है मुझे। कोई मसला है तो बता दें, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट मूव करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम जो है इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जल्दी से अंडरस्टैंड करके इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है ऑर्गेनिक के मतलब बात करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो एसिड रेन के हवाले से हमने डिस्कस करनी है, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की हमने बात करनी है। जी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की बात करेंगे कि एसिड रेन जो है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करती है और हमारे लिए जो है वो हार्मफुल साबित होती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल रॉक। ठीक है जी, क्या करता है भी, जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं इनको लीच कर देता है। लीच करने का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, लीच करने का मतलब आप अगर लेट सपोज आप फोम लें, ठीक है, उस फोम को जो है ना आप पानी में डिप कर दें और डिप करने के बाद उसको अगर आप ऊपर ले आते हैं तो उसमें से पानी जो है वो नीचे गिर रहा होता है। ठीक है, पानी क्या कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है। इवन कि आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तभी पानी नीचे गिरेगा, वो लीचिंग का प्रोसेस ये कहलाता है। ठीक है, सो जो हैवी मेटल्स हमारे पास अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, एसिडिफिकेशन जो होती है हमारे पास इस एसिड रेन की वजह से सॉइल की, उसकी बुनियाद पर ये जो हैवी मेटल्स हैं वो भी वो अंडरग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं। ठीक है, और जब अंडरग्राउंड वाटर तक जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक्वेटिक लाइफ है, खासतौर पे फिशेस वगैरह हैं, ठीक है, इनके गल्व्स के अंदर ये जो है चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है भी, जो भी उस तरह की जो है फिश को ईट यानी कि खाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हैवी मेटल उसके अंदर ट्रांसफर होगी और हैवी मेटल जो है वो हजार्ड होती है, हम कहते हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है और प्रॉब्लम काज करती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये है। इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना सिर्फ ये कि जो फिशेस जिनके गल्स में, ठीक है जी, ये हैवी मेटल्स जो है अकोमोडेट हो चुकी हैं, उनको हम अगर खाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम काज होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो फिशेस हैं, ठीक है, इनके लिए भी सफोकेशन काज होती है, क्योंकि देखो गर्ल्स के थ्रू ही उन्होंने एयर जो है लेनी होती है और अपना जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है। तो अगर वहां पर ये अकोमोडेट कर जाएगी तो उससे क्या होगा कि उनके लिए भी सफोकेशन काज होगी और अल्टीमेटली उनके लिए भी जो है प्रॉब्लम का बायस जो है वो बनेगी। ठीक है,
इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि एसिडिक रेन जो है वो ना सिर्फ जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि इसके साथ साथ प्लांट्स के लिए भी एडवर्स इफेक्ट करती है, ठीक है। मतलब जो है डैमेजिंग है, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। वो किस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम जो है कोई एक फसल उगाते हैं, ठीक है, तो फसल उगाने में क्या होता है कि जी उसके यानी जिस एरिया में हमने फसल उगाई है वो जो प्लांट है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करता है, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, ये कुछ चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर करता है, पोटाशियम रिक्वायर होता है उसको, ठीक है। सो इन तमाम चीजों को जो है वो क्या करेगा भाई, चूंकि उसको ये रिक्वायर है, तो जब एसिडिक रेन होगी तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस जमीन से निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब वो वहां से खत्म हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई जो है ना जो न्यूट्रिएंट्स थे वो पूरे मिल नहीं रहे प्लांट को, वो डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जी ये डैमेज करता है लीव्स को, प्लांट्स की जो है प्लांट की एग्जैक्टली ग्रोथ को जो है करेगा, प्रॉब्लम करेगा, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम मतलब जो प्लांट है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से एसिडिक रेन की जहां तक बात है तो वो स्टील हो या पेंट हो या प्लास्टिक हो, ठीक है, या फिर सीमेंट जो है वो इससे बनी हुई कोई भी चीज, जैसे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, इस तरीके से मेसनरी वर्क का मतलब क्या होता है, सिंपल हम ये बात कहते हैं कि भाई देखो आप लोग जानते भी हो, हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना खूबसूरती के लिए घरों की छतों पर, ठीक है, या छतों को उस तरीके से खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। सो ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हम स्कल्पचर्स डेवलप करते हैं, जैसे जो है वो डिफरेंट एरियाज में स्कल्पचर्स बने होते हैं। मटेरियल स्पेशली मार्बल या लाइमस्टोन जो है, ठीक है, इस पे भी एडवर्स इफेक्ट करता है और डैमेज करता है इसको, ठीक है। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एसिडिक रेन जो है इनको डिस्टर्ब करेगी, इनको डिस्ट्रॉय करेगी, इनको खत्म करेगी, ठीक है। सो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट थे, इनमें कुछ आपने मुझसे पूछना, आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जल्दी से पूछ लें इनमें से कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, और जो है फर्दर आगे चलते हुए हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारे पास आता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं भाई सारी की सारी। अच्छा जी, ये तो हो गया आप लोगों का तमाम पॉइंट्स क्लियर। अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमने इस वक्त क्या डिस्कस करना है, मेसनरी वर्क भी मैंने आपको बताया ना कि आप लोग जो है खूबसूरती के लिए, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि भाई लुक को बेटर बनाने के लिए आप लोग जो है वो कुछ टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हो, तो ये सारे मेसनरी वर्क्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट ये करेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वन हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, बेसिक तौर पे एक फ्लो शीट डायग्राम है जिसके थ्रू मैं समझाऊंगा आप लोगों को, मतलब इसको बल्कि डिस्प्ले करने से पहले मैं करता ये हूं कि पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसको समझा दूं, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे फ्लो शीट डायग्राम पे और वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में थोड़ा बहुत हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से हम इसके थ्रू जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं है कि जिसके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं भी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसके साथ साथ लेड चैम्बर प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, हर जगह पर जो इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेस वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जहां तक कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात है तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं। हम वन बाय वन तमाम के तमाम स्टेप्स को जो है डिस्क्राइब करेंगे। तमाम जो स्टेप्स हैं, ठीक है, इनके मुतालिक मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है आगे मूव करेंगे। हमें इस प्रोसेस में, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का जो ये प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसमें जो चीज़ हमें याद करनी है वो बेसिक तौर पर क्या है कि किसी एक रिएक्शन जो है, ठीक है, जो हम करवा रहे हैं उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम टेम्परेचर कंडीशन क्या लेते हैं,
प्रेशर कंडीशन क्या लेते हैं, क्या हम जो है उसके अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ मेन चीजें जो मैं आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे लिख भी दूंगा बाद में, जब ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे, मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूंगा रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमने आज से थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। तो देखो भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पहला जो है स्टेप मेंशन किया हुआ आपकी स्क्रीन पर, जो कि है पायराइड बर्नर, ठीक है, यानी प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कि बर्न करते हैं हम सल्फर कंटेंट को, ताकि हम उसके ऑक्साइड्स डेवलप कर सकें, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, ठीक है। ये दो तरह से हो सकती है, या तो ये है कि डायरेक्टली तौर पे आप सल्फर को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल क्रिएट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। या ये हो सकता है कि भी आप जो है आयरन सल्फाइड जो है, ठीक है, इसको आप इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आप बर्न करते हो, सो उसके थ्रू भी आपके पास क्या होता है कि भी आयरन ऑक्साइड और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको आपने इसी तौर पे डेवलप करना होता है, बाद में जाके उसके आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हुए आप सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, और फिर फर्दर आगे चलते हुए आप ओलियम और उसके बाद वाटर की फॉर्मेशन करते हो। वो तमाम स्टेप्स हम देखेंगे। अब देखें, जब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, बर्नर पायराइड बर्नर या प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास हो चुकी है, तो आपको नहीं करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल, जो गैस आपने डेवलप की थी, उसको आपने प्योरीफाई करना है। अब वो प्योरीफिकेशन का प्रोसेस कैसे हो सकता है कि डस्ट को रिमूव करना है, ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड्स अगर मौजूद हैं तो उसको रिमूव करना है, क्योंकि वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि पॉइजनिंग करते हैं, कैटालिटिक पॉइजनिंग करते हैं। हमने जो इस प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है, अगर आर्सेनिक या आर्सेनिक के कंपाउंड मौजूद हैं तो वो उसके लिए कैटालिटिक पॉइजनिंग के तौर पर बिहेव करेंगे, यानी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक हो गया। तो उसको रिमूव करना है। इसके प्योरीफिकेशन की जहां तक बात है कि मल्टीपल स्टेप पर मुश्तमिल पूरा प्रोसेस है। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है डस्ट चैम्बर। करते क्या हो भाई कि जो है ना, आप लोग स्टीम इंजेक्ट करते हो। स्टीम मतलब कि आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर वाटर को वेपराइज करते हो, वेपरेशन करते हो उसकी, और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको पास करते हो थ्रू दिस गैस। अगर कोई डस्ट पार्टिकल मौजूद है तो वो स्टीम के साथ जो है स्टिक करके वो बैठ जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना है डस्ट चैम्बर के अंदर बाय इंजेक्टिंग स्टीम, ठीक है। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें भाई, नेक्स्ट हमारे पास प्योरीफिकेशन का प्रोसेस में आगे फर्दर क्या होगा, तो वो कूलिंग पाइप्स हैं। क्योंकि देखो ना, मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टीम की बात करते हैं तो यूजुअल जो हमारे पास बॉइलिंग वाटर होता है उसकी निस्बत स्टीम का टेम्परेचर काफी हाई होता है, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपने अंदर कैरी कर रहा होता है। तो हाई टेम्परेचर मौजूद है, हम चाहते हैं कि गैस को वापस से कूल डाउन करें, तो कूलिंग पाइप्स हमारे पास होंगे, जिसमें कि हम करते क्या है, जिसके थ्रू हम जो है फ्रेश वाटर को पास करते हैं इन गैस में से, ताकि वो इनकी जो हीट एनर्जी है इसको वो एब्जॉर्ब कर लें, और टेम्परेचर को जो है लेस देन कर देंगे 100 से भी लेस देन कर देते हैं, ठीक है जी। फिर स्क्रबर्स होते हैं। अब ये स्क्रबर्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि हम जो है पानी जो है हाई प्रेशर की मौजूदगी में थ्रो करवाते हैं इन गैसेस के ऊपर। अगर जो कोई गैस मौजूद है एज अ डस्ट पार्टिकल की फॉर्म के अंदर जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे जो है हमारे पास चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है, तो वो चूंकि जो है हम कहते हैं कि ये एज सच इतनी पोलैरिटी डेवलप नहीं करती अपने अंदर के ये वाटर सॉल्युबल हो सके या डिसॉल्व हो सके, ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये डिसॉल्व चूंकि नहीं हो रही, ठीक है, तो बाकी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी स्क्रबर्स के बाद हम क्या करते हैं, स्क्रबर्स के बाद हम ड्राइंग टावर की तरफ जाते हैं। ड्राइंग टावर के अंदर क्यों जाते हैं, क्योंकि देखो आपने वाटर को पास करवाया था हाई प्रेशर की मौजूदगी में थ्रू सिंपल जो आप कह लें कि गैस है, ठीक है, उसके थ्रू तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रह चुका होगा। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को जो कि इम्प्योरिटी ही है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बड़ा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ठीक है। सो वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, वो वाटर कंटेंट को रिमूव करवा देगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी आपके पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद टेक्सटिंग बॉक्स आता है, जिसमें कि आप लोग लाइट बीम फॉल करते हो इस गैस के थ्रू। आप जानते हैं कि आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, गर्मियों में या इवन सर्दियों में भी ये होता है कि रोशनदान अगर आपका जो है वो खुला हो और एक सुराख से जो है डायरेक्टली तौर पे आपके पास लाइट आ रही हो, और आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको घूमते नजर आएंगे, ठीक है, इधर उधर घूमते नजर आएंगे। और बेसिक तौर पे डस्ट पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है कि लाइट जो है वो छोटे से पार्टिकल को भी जो है क्या करता है, वो आपके सामने ले आता है। सो हम क्या करते हैं, लाइट बीम फॉल करते हैं इस गैस के ऊपर, जो कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस डेवलप हुआ था, ठीक है। उस पर लाइट फॉल करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोई डस्ट पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है या कि नहीं है, ठीक है। जब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स निकल चुके हैं। सिंपल हमारे पास जो है
गैस आ चुकी है जो कि प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब हम उसे ले जाएंगे किधर, लास्ट जो है सेकंड लास्ट प्रोसेस में, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट चैम्बर बेसिक तौर पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। और टेम्परेचर यहाँ पर होता है अराउंड 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतना टेम्परेचर और कैटलिस्ट देने का मकसद क्या होता है कि हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर एडिशन करके ऑक्सीडाइज करके उसको सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। और ये प्रोसेस जो है, ठीक है जी, है क्या, एक्सोथर्मिक है। इनिशियल तौर पे कुछ ना कुछ हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चूंकि ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो ये एक्सोथर्मिक है, तो ये अपनी ही हीट का इस्तेमाल करेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। लास्ट वन हमारे पास एब्जॉर्प्शन यूनिट है, जिसमें कि हम कहते हैं क्या है भाई कि हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास डेवलप हुआ था, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई, यहाँ पर पहले सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसके अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो ओलियम प्रिपेयर होता है। फर्दर ओलियम को जो है वाटर से करने के बाद हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहां तक कुछ पूछने आपने तो बता दें, नहीं तो हम आगे चलेंगे। हाँ भाई, यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने तो बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं। अगर कुछ पूछना है तो बता दें, तो हम फ्लो शीट डायग्राम देखेंगे और उसके बाद हमारा जो ये नाइट्रोजन और जो सल्फर कंपाउंड्स का जो ये चैप्टर है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। सर लास्ट पॉइंट सिंपल है। मैंने आपसे कहा कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि आपने जो पहला रिएक्शन देखा है इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिससे कि ओलियम प्रिपेयर होता है, और अब फर्दर फिर आप ओलियम को रिएक्ट करवाते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि आप उससे सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन कर सको। ओलियम को रिएक्ट करवाते हो विद वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। सर किस रिएक्शन में मिस्टेक है? ये जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन यूनिट है ना, इसमें जो पहला रिएक्शन है इसमें मिस्टेक है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आना चाहिए था, उसको रिएक्ट करवाते हैं विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, दैट विल फॉर्म H2S2O7, ठीक है, जो कि ओलियम है, इससे हम करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन यूनिट का पहला रिएक्शन ठीक हो गया। जी रिपीट प्लीज, लास्ट पॉइंट मैंने रिपीट किया। हमारा बताएं सर, आर्सेनिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? आर्सेनिक बेसिक तौर पे एक एलिमेंट है, उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, वो कैटालिटिक प्रोसेस जो है उसको पॉइजन करते हैं। सर हम डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बनाते, पहले ओलियम क्यों बनाते हैं? देखो मेरी बात सुनो जरा, थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड भी इतना खास वाटर सॉल्युबल नहीं है। आप डायरेक्टली तौर पे इनको वाटर से ऐड करने के बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर तो सकते हो, लेकिन कंडीशंस कुछ हार्ड रिक्वायर होती हैं। तो आपने चूंकि इंडस्ट्रियली तौर पे एक प्रोसेस करना है, तो आपने अपनी कॉस्ट भी देखनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड को उस पर एब्जॉर्ब करते हुए आप ओलियम बनाते हो, जिससे कि आप फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करते हो। देखो ये जो प्रोसेस इस वक्त हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना रमीज, ठीक है, ये प्रोसेस जो है ये काफी हम कहते हैं कि बाद का प्रोसेस, बाद के प्रोसेस में मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एडवांस टेक्निक है, जिसमें कि कॉस्ट कम है, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसके थ्रू बनने वाला जो मटेरियल है, ठीक है, उससे सेल आउट करके हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। ये प्रोसेस मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रोसेस है जिसमें कि हमें पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके बारे में इल्म था, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है, इससे मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन थी, ठीक हो गया, तभी हम इसका इस्तेमाल करें, जैसे मैंने अभी कामिल को भी बताया इस हवाले से। डस्ट चैम्बर के लिए स्टीम यूज करना जरूरी है, हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्क्रबर समझा दें सर, कॉन्टैक्ट चैम्बर में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या नहीं? ये एक्सो भी है। देखो मैं आपको बताऊं हमरा कि हमें टेम्परेचर इसके लिए मेंटेन करना पड़ता है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हमने इनिशियल तौर पे रिएक्शन करवाना है तो ये फौरन से रिएक्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगी। जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनिशियल से टेम्परेचर को जो है मेंटेन, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद फौरन फिर जो है रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो खुद से ही टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। वैसे तो टेम्परेचर 400 to 500 मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल इतना ही है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑलवेज पोर्ड इन वाटर, हम वाटर को H2SO4 में क्यों डिजॉल्व नहीं करते?
देखो मैं आपको बताऊं जरा कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर जो है दे आर मिक्सेबल, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमने कहा था सल्फ्यूर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इतने सॉल्युबल नहीं है इनसाइड वाटर, इसलिए डायरेक्टली तौर पे हम उनके साथ ऐड करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड को इन कंडीशंस में हम कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम करते क्या है कि फिर सल्फ्यूरिक एसिड को जो है पहले सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड से ऐड करने के बाद उसके बाद उसकी डाइल्यूशन करते हैं ताकि जो है ना हम हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड की उसकी फॉर्मेशन कर सकें। जी, कोई इशू यहां तक, कोई मसला है तो बता दें, तो फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रबर की बात कर रहे थे आप लोग, तो स्क्रबर में इस तौर पे होता क्या है अगर आप लोग देख लें, स्क्रबर के अंदर इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली तौर पे आप कर क्या रहे होते हो कि अपने पानी से वॉश करना होता है, जो भी आपकी गैसेज होती हैं उनको पानी से वॉश करना होता है। आप जानते हैं डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी बैठ जाते हैं पानी के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी गैसेज ऐसी हो सकती हैं कि जो पोलर टाइप की हों, जो पानी से करने के बाद यानी पानी में डिजॉल्व हो जाएं और बैठ जाएं, ठीक है। सो इसका बेनिफिट है कि हम इससे प्योरीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। कोई और मसला? अब एक हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम है, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फ्लो शीट डायग्राम नाउ, ठीक है जी। देखिए भाई, इसकी अगर हम बात करते हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तमाम के तमाम जो है ना डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। सर ये आपने परफॉर्म किया है, मतलब सर ये आपने परफॉर्म किया है, मतलब क्या मतलब परफॉर्म किया है? सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की जहां तक बात करिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो मैंने नहीं किया, इसकी कंप्लीट इंडस्ट्री होती है, ये लेबॉर्ट्री में नहीं होता, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें मेरा कभी जाना हुआ नहीं है। वैसे जो है हमारा इंडस्ट्रियल टूर था, लेकिन ये है कि उसमें हमने ये इंडस्ट्री कवर नहीं की, ठीक हो गया। तो इसमें देख लें, इसमें उसने डिफरेंट स्टेप्स बनाए हुए हैं। मोल्टन सल्फर की वो बात कर रहा है, पहले तो वो डालता है सल्फर, क्योंकि आपने डायरेक्टली तौर पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना होती है, बर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि सल्फर को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल क्रिएट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या होता है, डस्ट रिमूवर है। डस्ट रिमूवर क्या करता है अभी कि वो जो डिफरेंट हमने स्टेप्स देखे थे, ठीक है, उसमें वो रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है जी, जिसमें कि हमारे पास तमाम के तमाम चीजें वो आ जाएंगी जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है, तमाम स्टेप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रायर है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर को रिमूव करवा देगा, हमारी जो गैस है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आर्सेनिक प्योरीफायर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम निकाल देते हैं किस चीज को, जो भी आर्सेनिक कंटेंट है उसको रिमूव करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टेक्सटिंग बॉक्स है, जिसमें कि हम लाइट फॉल करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स को नॉमिनेट कर सकें और उसको रिमूव कर सकें। फिर कॉन्टेक्ट चैम्बर है, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर जो रैक्स बने हुए हैं, इसमें हम जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखते हैं और टेम्परेचर हाई करते हैं टू 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और फाइनली तौर पे हम ओलियम को वाटर से करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन करेंगे। कुछ पूछने आप लोगों ने यू मीन के पहले 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, फिर ऐसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बाकी प्रोसेस होगा, फर्दर टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इनिशियल तौर पे जो है आपको रिएक्शन करवाने के लिए, क्योंकि देखो रिएक्शन की कंडीशन क्या है, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप रिएक्शन करवा ही नहीं सकते। तो इनिशियल तौर पे कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना पड़ेगी ताकि रिएक्शन इनिशिएट करे, उसकी हीट फिर आगे फर्दर टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। सर ये टॉपिक बुक के किस चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। मैं आपसे कहा था ना कि जो है ना ये जो टॉपिक्स हैं ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं एमडी कैट सिलेबस के अंदर, जो कि उसने चैप्टर नंबर 16 से, कभी 4 से, कभी 5 से इस तरीके से मिक्स किए हुए हैं। और इसके साथ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे लेके चलना है। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो मुझसे आप डिस्कस करें। अब आप बताएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कि क्या करना है, उसका किस तरीके से करना है। आप लोगों से मैंने पूछा था, मैंने अपनी जो पोस्ट थी उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम उसको थ्रू स्लाइड्स करें या व्हाइट बोर्ड पे करना चाहिए, बताएं जल्दी से।
नहीं नहीं, वो शामिल नहीं है ना। अभी वाइट बोर्ड कहते हो आप लोग, या फिर आप कहते हो कि हम जो है इसको स्लाइड्स पे करें? बता दें, एक चीज बतानी है आप लोगों ने, है मतलब सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पर लोग हैं वो व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे। ठीक हो गया, व्हाइट बोर्ड पे ही हम इसको डिस्कस करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही हम इसको करेंगे। चलिए अभी एक एमसीक्यू करते हैं फौरन से। मेरा कहाँ गया? जल्दी से हम एक एमसीक्यू करते हैं। When we mix SO3 with concentrated sulfuric acid, with concentrated sulfuric acid in contact process, the product obtained is। अब इसमें ए ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो बेसिक टॉपिक क्या है? इट्स सल्फ्यूरिक एसिड। बी ऑप्शन आपके पास क्या है भाई? सेकंड वन, बी ऑप्शन, it's pyrosulfuric acid, and the D1 is, and the final one is कार्बोनिक एसिड। वैसे तो ये जो है किसी काम की नहीं है ऑप्शंस, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, बता सकते हैं कुछ भाई, बड़ा सिंपल सा है यार, इसमें कोई मसला नहीं है। ओलियम का हम जो है केमिकल फार्मूला के थ्रू जो है वो मतलब नेम देख रहे हैं सर। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग और डीहाइड्रेटिंग एजेंट वाला टॉपिक नहीं करना सर, ये है यूएचएस सिलेबस में। देखो इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, उसमें अगर आप देखें, आपने शायद जो है देखा होगा सिलेबस में सर, आपने वर्कशीट अपलोड नहीं करते, भी कभी करते हैं हमरा। अभी जो है आज मैंने इसको लाजमी करना है, क्योंकि मेरे पास बाकी टीचर्स की वर्कशीट भी है जो भी अपलोड करनी है, और ये भी करूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस एमसीक्यू करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ओलियम का केमिकल नेम पता होना चाहिए, विच इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और जहां तक डिहाइड्रेटिंग वाला बात है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात है, वो 2019 का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है, कतन वो हिस्सा उसका नहीं है। ठीक हो गया, इवन जो इस वक्त हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंफर्म करूंगा और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई मसला नहीं है सर। कुछ रह ना जाए सिलेबस का, भाई कुछ नहीं रहता इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो रमीज, कुछ नहीं रहता। अगर जो उसमें जो है कुछ गुंजाइश बाकी रही तो मैं हम बता दूंगे, मतलब मैं आप लोगों को जो है समझा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, सो इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें जो है मसले वाली बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं रमीज, आप लोग कंसल्ट क्या करें ना सिलेबस के साथ, आप लोग देखा करें सिलेबस को, क्योंकि बाजुकात ऐसा होता है कि कोई चीज मैं मिस कर सकता हूं, तो आप मुझे बेटर गाइड कर सकते हैं। कि मैं आपको बता दूं कि मैं जो है प्रॉपर जो सिलेबस है, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है उसको फॉलो कर रहा होता हूँ, उसको देख रहा होता हूँ। ठीक है, बाकी हम इसको कंफर्म भी कर लेंगे। पीरियड्स के ऑक्साइड्स भी नहीं है ना वहां पे, सिलेबस पे नहीं थे, लेकिन चलो फिर भी कंफर्म करते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक और एमसीक्यू कर लेते हैं जल्दी से। सिंपल से एमसीक्यूज हैं भाई, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो भी सिंपल थे। ठीक है, ठीक है भाई, मैं हमाद आप देख के ना आप लोगों को इस हवाले से कंफर्म करूंगा, फिर हम उसको कर भी लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, अच्छा जी। यहां देख लेते हैं, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। From ammonia is the result of, is the result of। अब इसमें ए ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इट्स एडिशन रिएक्शन,
सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या हो सकती है, इट्स एसिड बेस रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज, यानी सी हमारे पास क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास इसके लिए मौजूद है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जी, सो जल्दी से बता दें आप लोग इसका। बात ही नहीं करनी ना आप लोगों ने, आपको कुछ टाइम दिया है ताकि आप लोग रिलैक्स होकर इन एमसीक्यूज पे गौर कर सको। लास्ट एमसीक्यू का आंसर क्या था फिल्जा? लास्ट एमसीक्यू का जो आंसर था वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड था, विच इज ओलियम, ठीक है, केमिकल नेम ऑफ ओलियम इसको हम कहते हैं। इसका आंसर जल्दी से बता दें आप लोग क्या हो सकता है अभी। जल्दी जल्दी बता दें, इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो फिर बता दें, तो ताकि हम आगे जो है मूव कर सकें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जल्दी से बता दें। इसका आंसर कहाँ है, क्या है, क्या करेक्ट लगता है आप लोगों को? शायद आपने ये बात पढ़ी होगी, मतलब हमने जब रिएक्शंस अंडरस्टैंड किए थे, मतलब कल ही हमने ये टॉपिक पढ़ा है, नाइट्रोजन के जो है फर्टिलाइजर्स की बात की थी, उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की थी। तो हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन किस के दरमियान भी जब हम बात करते हैं भी हमारे पास डिफरेंट जो है नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स को डेवलप करना हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने एसिड को रिएक्ट करवाया था विद द बेस, ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन के थ्रू हमने जो है फाइनल प्रोडक्ट डेवलप किया था। फाइनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हमने की थी, ठीक हो गया। सो इसका ऑप्शन बनता है इट्स एसिड बेस रिएक्शन। मैंने कल आप लोगों के लिए एक टेबल आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल किया था। मुझे लगा कि सर ने कहा है, नहीं भाई मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। सो इसका आंसर क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ये इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई डिबेट करने वाली बात तो बता दें। कल हमने एक टेबल देखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के लिए अमोनियम नाइट्रेट की बात करूं तो उसमें क्या था कि भी हम अमोनिया को रिएक्ट करवा रहे थे विद HNO3 और इसके थ्रू हमारे पास जो है NH4NO3 जो है बन रहा था, NH4NO3 डेवलप हो रहा था, विच इज सिंपल अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन जो है वो हो रही थी, ठीक हो गया। ये सिंपल है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोट किया है जिसमें कि हम एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन के मतलब हम इसमें बात कर सकते हैं। कोई इशू यहां तक? भाई देखो ना, ये एग्जाम्पल दी है ना मैंने, ये बेस है, ये सिंपल हमारे पास एसिड है, हम बेस एसिड रिएक्शन करवाते हैं, इसके थ्रू हमारे पास जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। सिर्फ एक ही सिंगल हमारे पास एग्जांपल नहीं है, और भी एग्जांपल्स हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो है एक और एग्जांपल ले लें, फॉस्फोरिक एसिड, यानी जो हमारे पास सिंपल डाई अमोनियम फॉस्फेट था, उसको रिएक्शन उसको जो है किस तरीके से डेवलप करते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया को। अगर मैं इसी में फिट कर दूं इसको, अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं विद फॉस्फोरिक एसिड विच इज H3PO4, ठीक है। इनका रिएक्शन हम करवाएंगे और इसके थ्रू हमारे पास फाइनली टॉपिक क्या बनेगा, डा अमोनियम फॉस्फेट बनता है। वो मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर भी बेस और एसिड जो है ये रिएक्शन को करवा रहा है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है जिसके थ्रू हमारे पास जो है एक फर्टिलाइजर जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। सर कैंपस में ये सेशन कब तक चलेगा? फिलसा ये हमारा जो कहते हैं कि एंडिंग डेट जो इसकी थी वो तो 31 अगस्त है, ठीक है। मे पॉसिबल कि हम इसको एक हफ्ता जो है वो बढ़ा दें, एक हफ्ता और मजीद कैरी करें, क्योंकि हमने देखा कि कुछ जो है वो छुट्टियां भी हुई हैं, ठीक है जी। सो उसको कवर करने के लिए हम एक हफ्ता जो है मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, आराम से जो है आप लोगों का सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको मैं रिमूव करूंगा और एक और क्वेश्चन हम करते हैं।
We have sufficient time to discuss these questions, MCQs. हाँ जी, टेस्ट का हम देखते हैं कि हम फिर टेस्ट तो आपके लिया करेंगे सर। लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, बिल्कुल अवेलेबल होंगे जब तक आप लोगों का टेस्ट नहीं होता, बल्कि दिसंबर तक अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। वैसे आप लोगों का जो टेस्ट है वो सितंबर की लास्ट तक ही एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ठीक है। इवन के नम्स की भी जो है कोई डेट नहीं आई सामने, नम्स की भी नहीं है ना, यूएचएस की है। ठीक है, यूएचएस की तरफ से जो एमडी कैट आप लोगों का होना है इसकी भी नहीं है। ठीक है, दोनों की डेट फिल वक्त नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि यूएचएस ने पॉलिसी जो है वो उसका इजरा कर दिया है, उसको अनाउंस कर दिया है, सिर्फ पॉलिसी अनाउंस की है। उसमें फार्मूला आप लोगों को दिया है, जिसमें पहले ये था कि मैट्रिक उन्होंने निकाल दी थी, 50% एंट्री टेस्ट और 50% उनका एंटर था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा से 10% जो है वो मैट्रिक डाल दी है। तो 10% मैट्रिक है, 40% आपके जो है वो अपने इंटर है और 50% आपका एंट्री टेस्ट है। ठीक है, इसके थ्रू आप लोगों का जो है वो मेरिट बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो जल्दी से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इन हेबर प्रोसेस in Haber's process, the equilibrium mixture is contains percentage, ठीक है जी, अमोनिया। अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है 35%, बी ऑप्शन हमारे पास है इट्स अराउंड 40%, सी ऑप्शन हमारे पास बनती है इट्स अराउंड 41%, एंड द फाइनल वन इज 45%। ठीक, बताएं जी इसके अंदर कोई मसला, मतलब कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से आप लोगों ने बताना है, आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए इसके हवाले से डिटेल्स भी प्रोवाइड की थी। ठीक है भाई, तो इसका राइट ऑप्शन जो आप लोगों के लिए बनता है वो 35% है, और 35% हमारे पास जो है इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अब हमने करना ये है कि मैं आप लोगों के लिए कंफर्म करूंगा कि जो आप लोगों ने कहा, जैसे हमाद ने कहा, मैं पहले इसको कंफर्म करूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग और जो हमारे पास जो है एक रीहाइड्रेटिंग वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं है, कंफर्म करते हैं इसको। और उसके बाद फिर हम कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे, उसकी कुछ एक्सरसाइज क्या करेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर, और इसको आगे लेके चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता, और मैं आपको बताऊं कि मेजरली जो है जो आपके एमसीक्यूज का पोर्शन होता है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही होता है। ठीक है, यहाँ इस वक्त हम अपनी क्लास को इख्तिताम करेंगे। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।